हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि इसके बारे में मैंने अपने हाथों से जो नोट्स बनाए हैं उसी के बारे में आज उसी से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। पूरा चैप्टर हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को मैंने छोटी छोटी चीज़ों में जो है नोट्स के तौर पर बना लिया है, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो जो है आराम से पढ़ सके। और इसमें जो भी अपनी लाइन आप लिखी हुई देख सकते हैं वो एनसीईआरटी से ही मैंने लिखी हुई है, तो आपको पूरा वेरिफिकेशन भी हो सकता है। आप चाहे तो इस चैप्टर को, ये 6th क्लास का सौरमंडल का ये चैप्टर है हमारा, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में। देखो, पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा वो होता है जब चांद पूरी तरह से पूरा होता है, यानी आप देखेंगे कि चांद जो है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है। जिस दिन आपको पूरा चांद दिखाई देता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि पूर्ण। ठीक है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। ठीक है, और चंद्रमा का माँ भी इसमें जोड़ सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब होता है जब चांद पूरा होता है। फिर है अमावस्या। अमावस्या का मतलब होता है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, यानी कि जब चंद्रमा पूरी तरह से हो जाता है ना, पूरी तरह से दिखने लग जाता है और उसके अगले दिन या कुछ दिनों बाद पूरी तरह से गायब हो जाता है, यानी कि बिल्कुल छोटे रूप में आ जाता है कि जो हमें दिखाई नहीं देता, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो पूर्णिमा का मतलब होता है जब चंद्रमा पूरा होता है, और अमावस्या का मतलब होता है जब चंद्रमा हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं, जैसे कि हमारे तारे और हमारा चंद्रमा, इनको हम रात में ही देख पाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी चमक की वजह से जो तारे हैं, जो चांद है, जो रात में चमकते हैं, वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी आसमान में जो भी चीज़ चमकती है, दिन में सूरज चमकता है, रात को जो चांद है, तारे हैं, या कोई भी उल्का पिंड वगैरह हमें दिख जाता है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड के बारे में थोड़ी बातें बता रखी हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के, ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और गर्म होते हैं, जैसे कि हमें पता है हमारा सूरज बहुत ही बड़े आकार का है और ये गर्म होता है। ऊष्मा और प्रकाश होता है, यानी कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि सूरज। फिर से एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि सूरज की अपनी एक ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है। इन्हें तारा भी कहते हैं, यानी कि जो जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें तारा भी कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा ही है। हमें हमारे 8 प्रकार के ग्रहों के बारे में तो पता ही है, ठीक है, लेकिन सूर्य के बारे में कोई पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो हमारा एक तारा कहलाता है। अगर कोई चंद्रमा पूछता है तो जो चंद्रमा होता है वो हमारा उपग्रह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में हमें सप्त ऋतु के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। सप्त ऋतु कह लो, सप्त ऋषि होएगा, सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 तारे, यानी कि तारों का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक ऐसी आकृति बनाता है जिसमें 7 तारे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और उन्हीं में एक ध्रुव तारा भी हमें देखने को मिलता है। ध्रुव तारे के बारे में कुछ जानकारी आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले है उत्तर दिशा में होता है और उत्तर दिशा को बताता है। ध्रुव तारा जो होगा ना वो हमेशा ही आपका उत्तर दिशा में होगा, और इसीलिए वो आपको उत्तर दिशा में बता देगा। आप पूरे रात को देखेंगे आसमान में, जो भी तारा उत्तर दिशा में होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी नॉर्थ साइड है। हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो ध्रुव तारा होता है वो जगह नहीं बदलता, जैसे बाकी तारे बदलते रहते हैं ना, ध्रुव तारा नहीं बदलता, वो उत्तर दिशा में ही रहता है हमेशा, कभी भी अपनी जगह वो नहीं बदलता है। और उसके बाद लिखा है कि इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। सप्तऋषि की मदद से इसे पहचाना जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये हमारा सप्तऋषि है। जहाँ पर आपको सप्तऋषि देखने को मिल जाएगा उसके बिल्कुल सीध में आपको ध्रुव तारा भी देखने को मिल जाएगा।
आप सप्तऋषि जो है उसको तो आप आराम से देख सकते हैं, आप रात को देखोगे अभी जाके भी तो भी आपको सप्तऋषि आराम से दूर से दिख जाएगा। उसके बिल्कुल सीध में आपको एक और तारा दिखेगा जो कि हमारा ध्रुव तारा होता है। उसके बारे में ही मैंने आपको बताया कि हमेशा ये उत्तर दिशा में होता है, वही हमें दिशा दिखाता है, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इस ध्रुव तारा भी कहते हैं। और सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे को आसानी से देखा पहचाना जा सकता है। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे कि सूरज है। लेकिन कुछ ऐसे खगोलीय पिंड भी होते हैं जिनकी अपनी ना ही तो ऊष्मा होती है और ना ही उनका प्रकाश होता है, जैसे कि चंद्रमा और तारे, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल चंद्रमा का ले सकते हैं, तारे का ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और भी कुछ हमारे खगोलीय पिंड होते हैं आसमान में जो कि तारों के प्रकाश से चमकते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे ग्रह जो हमें देखने को मिलते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इनका खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता है। ये जो दूसरे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश होता है, उनकी वजह से ही हमें दिखाई देते हैं, चमकते हैं। अब ग्रह शब्द के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये जो ग्रह शब्द है अंग्रेजी भाषा में इसे प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से निकला है, जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाले, ठीक है। तो ग्रह जो शब्द होता है इसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाले, ठीक है। तो ये शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रह शब्द के बारे में जानकारी दीजिए। तो ये जो ग्रह है उसको अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से निकला है, जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। फिर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उनकी जो हमारे 8 प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर को शो करने के लिए कि सबसे पहले सूर्य की कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो सूर्य आता है। सबसे पहले सूरज आएगा, फिर हमारा बुध आता है, फिर शुक्र आएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्रकार के ग्रह हैं जो आजकल के टाइम पे हम काउंट करते हैं। पहले प्लूटो नाम का भी एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन बाद में 2006 में एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्लेटो है उसको हम एक छोटा ग्रह के रूप में या बौना ग्रह के रूप में हम लोग रख देते हैं, लेकिन हम इसे ग्रहों की श्रेणी में इसको नहीं रखेंगे। इसलिए प्लेटो जो था बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था, इसलिए भी हमारे ग्रहों की जो संख्या उससे उसे बाहर निकाल दिया गया था। अब हम थोड़ा सा सौर मंडल के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सौर मंडल के बारे में आता है कि सूरज हो, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह चंद्रमा है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह है या उल्का पिंड है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे सौर मंडल को बनाती हैं। यानी कि सौर, ठीक है, सौर का मतलब होता है सारे, ठीक है, सारे भी बोल सकते हैं और सौर का मतलब सारे बोल सकते हैं, या फिर संबंध भी सौर का मतलब होता है। तो सौर मंडल के बारे में आता है कि सौर मंडल वो होता है जिसमें सूर्य होता है, उसमें 8 ग्रह होते हैं, उसमें उपग्रह होते हैं, उसमें खगोलीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और उल्का पिंड भी होते हैं। ये सारी चीज़ें जिस जगह पर पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम सौर मंडल कहते हैं। इसका मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारे ग्रह हैं वो सारे क्या करते हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और सूर्य के आसपास भी ये लोग घूमते हैं। इसलिए सौर मंडल का मुखिया कौन सा ग्रह माना जाता है या कौन माना जाता है, ग्रह नहीं पूछेंगे, कौन माना जाता है, तो वो हमारा सूर्य ही माना जाता है। और सूर्य कोई ग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, हमेशा याद रखिएगा। सूर्य कौन है, एक तारा है सूर्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सूर्य के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो पॉइंट सूर्य के बारे में आता है वो है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है। ये हमारा सूर्य है और ये क्या है, ये उसके आसपास घूमने वाले हमारे ग्रह आ जाते हैं और पास की जो चीज़ें आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि जो सूर्य है वो क्या है, ये हमारे केंद्र में है, बिल्कुल सेंटर में हमारे सौर मंडल के, ठीक है। पहला पॉइंट आता है। दूसरा है अत्यधिक बड़ा और गर्म गैसों से भरा है। ये जो सूर्य होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है
और बहुत सारी गर्म जो गैसें हैं वो सूर्य के अंदर हैं, और इसीलिए इतनी ज़्यादा गर्मी जो है हमें लगती है। मतलब सूर्य हमसे इतनी ज़्यादा दूर है, उसके बावजूद भी हमें पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, जबकि हम तीसरे नंबर के प्लैनेट पर आते हैं सूर्य से, लेकिन फिर भी हमारे तक कितनी दूर तक जो इसका गर्मी है वो जाती है। तीसरा पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत होता है। यानी कि सूर्य से ही सौरमंडल में प्रकाश होता है, उसमें ऊष्मा होती है सिर्फ सूर्य की वजह से। और उसके बाद है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी आज के जून चल रहा है, आज देखोगे आजकल के टाइम में कितनी गर्मी होती है। मतलब इतनी दूरी से भी इतनी गर्मी लग रही है, तो अगर सूर्य के पास गए तो पूरी तरह से झुलस जाएंगे। तो ये सूर्य के बारे में कुछ बातें थी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ग्रहों के बारे में। तो ग्रह जो होते हैं हमारे 8 होते हैं, आप ऊपर भी देख चुके हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और एक भूल गई हम लोग लगता है, ठीक है। ये हमारे होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये 8 प्रकार के हमारे ग्रह होते हैं। दूरी के आधार पर बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये इस तरह से इनको सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से इनको नहीं लगा सकते लाइन में, जिस तरह से बताया गया उस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है, निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हमारे पास है, 8 ग्रह, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और हर किसी का चक्कर लगाने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है, आगे बताऊंगी मैं इसमें। फिर है बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना, सूर्य और सबसे नज़दीक जो है बुध ही है हमारा सूर्य के, और ये सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 88 दिन करता है, ठीक है। यानी कि जो क्योंकि ये पास में है ना काफ़ी ज़्यादा, बुध जो है सूर्य के काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो इसका जो एक घेरा होता है वो और ग्रहों के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए ये सिर्फ 88 दिन में ही सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। शुक्र के बारे में आता है कि शुक्र पृथ्वी की बहन माना जाता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, तो ये शुक्र ग्रह ही होता है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये आकार और आकृति इसकी पृथ्वी के समान ही होती है, ठीक है। मतलब अगर इसको पृथ्वी देख लो और इसको देख लो, बिल्कुल एक ही जैसा साइज़ होगा उन लोगों का, और इसीलिए जो है इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। अब ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका निगाह नहीं जाएगी। मैंने निगाह डाली जो साइड में बुक में जो अलग अलग तरह के नोट दिए गए थे कि आप जानते हैं, आपको इसकी नॉलेज, इस तरह से हेडिंग लिखी होती है, वहाँ पर हमें ज्योग्राफी शब्द के बारे में बताया गया है कि ज्योग्राफी शब्द जो है ना, जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये जो हम ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी को अंग्रेजी में कहते हैं ना, ठीक है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि ग्रीक से लिया गया है। और जो ज्योग्राफी है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जी से और दूसरा ग्राफिया से। बुक में जी और ई ही लिखा हुआ था, GEO नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए ध्यान रखिएगा, कहीं आप सोचेंगे मैं लिखने में गलती करी हो, नहीं, ठीक है। तो याद रखना कि जो ज्योग्राफी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जी से, जी का मतलब पृथ्वी होता है, और दूसरा होता है ग्राफिया, जिसका मतलब लिखना होता है। ग्राफिया तो ग्राफ वर्ड हमेशा लिखने के लिए ही इस्तेमाल होता है, चाहे आप कहीं भी इसके शब्द को किसी भी शब्द के पीछे लगा लो, इसका मतलब ग्राफिया ही होता है। तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जी और ग्राफिया। जी का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफिया का मतलब लिखना होता है। ये वाला पॉइंट ज़रूर नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते वक्त ध्यान से निकल जाता है। और ये वाली चीज़ भी मैंने वहीं से ही ली है, आराम से देखिएगा इसको भी और समझने की कोशिश करना। जो जियो शब्द है, इसके आगे अगर हम लॉजिया लगा देते हैं, जियोलॉजिया लगा देते हैं, जियोलॉजिया का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करने को क्या कहा जा सकता है, जियोलॉजिया कहते हैं, जियोमेट्रिया कहते हैं, या फिर जियोआइड कहते हैं। तो याद रखना, जो जियोलॉजिया है उसको कहते हैं हमारा पृथ्वी का अध्ययन करने को। अगर उसके बाद आता है जियोमेट्रिया। जियोमेट्रिया का मतलब होता है पृथ्वी को मापना, ठीक है। और जियोऑइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना कि पृथ्वी के अध्ययन करने को जियोलॉजिया कहते हैं, पृथ्वी के मापने को जियोमेट्रिया कहते हैं, और पृथ्वी के आकार के अनुरूप को जियोऑइड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक करके चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ रोचक तथ्य, पहले हम इस पे फोकस करेंगे हम, ठीक है।
यहाँ लिखा है बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये इन सभी के चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक है, अब जब किताब देखोगे ना वहाँ पे थोड़ा सा छल्ले जैसा बनाकर भी दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकी मैं उसको। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे 8 ग्रह हमारे पास, ठीक है, लेकिन उनमें से बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये ऐसे ग्रह हैं जिनके आसपास क्या हैं, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक है, याद रखना कि इन तीनों ग्रहों के आसपास क्या है, छल्ले हैं, और ये छल्ले असंख्य हैं, मतलब इन छल्लों को गिना नहीं जा सकता, इतने छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर आप पृथ्वी से इन छल्लों को देखना चाहते हैं तो जो शक्तिशाली दूरबीन जो बहुत दूर तक आपको दिखा सकती हो, उससे आप इन छल्लों को पृथ्वी से देख सकते हैं, बृहस्पति के ऊपर, शनि के ऊपर और यूरेनस के ऊपर। अब आते हैं हमारे पास कि क्या आप जानते हैं, अब यहाँ पे खगोल शास्त्री के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि खगोल शास्त्री कौन होते हैं। तो खगोलीय पिंडों और एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय पिंड, वो खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी गति कैसी होती है, उनका आकार कैसा होता है, यानी कि खगोलीय पिंडों के बारे में जो जानकारी जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश के प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, और उन्होंने ही हमें ये चीज़ बता दी थी उस समय पहले ही कि सभी ग्रह और चंद्रमा सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। मतलब आप देखेंगे उस समय न्यू टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था, फिर भी आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि सारे जो ग्रह हैं, जो 8 ग्रह पाए जाते हैं ना, वो चंद्रमा, 8 ग्रह और चंद्रमा ये सारे सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि इन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सिर्फ सूरज की वजह से ही चमकते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जो मैंने यहाँ पर बताई हुई है। उसके बाद हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर अपना पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि जो पृथ्वी है वो हमारे तीसरे नंबर पर आती है सूर्य से। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यानी कि लास्ट क्या, बृहस्पति को देखेंगे, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, ये क्या है, ये बड़े बड़े ग्रह हैं, और उन्हीं में से हमारा एक हम पृथ्वी को भी ऐड कर पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है तभी हम लोग इस पर रह पाते हैं। इसके आकार को भू आभ कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो आकार है ना, ये थोड़ा, इसको भू आभ कहते हैं। ठीक है, और भू आभ का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए हम यहाँ पर रह पाते हैं। इतनी ज़्यादा भी गर्म नहीं होती कि हम झुलस के मर जाएं, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती कि हम लोग मर जाएं, बैलेंस में ही होती है ऑलमोस्ट ये चीज़ें। 1-2 दिन या 15-20 दिन ही ऐसी ज़िंदगी में आते हैं जहाँ पर ज़्यादा कुछ गर्मी होती है, जून के टाइम पे, फरवरी जनवरी के टाइम पे ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि लोगों की जानें ही चली जाएँ या हम खुद ही जम जाएँ, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, पानी एवं हवा मौजूद होती है। पृथ्वी पर पानी भी है और हवा भी है, जो हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और हवा में सबसे इम्पोर्टेंट गैस मिलती है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, आप खाना पानी के बिना 1 महीने तक सर्वाइव कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप 1-2 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिनको सांस रोकने की आदत है वो तो कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी ऑक्सीजन ना मिलने पर मर जाता है। 7 पॉइंट आता है कि अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है। अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो आपको नीले रंग की ही दिखाई देगी, क्योंकि इसके जो 2/3 भाग है उस पर पानी भरा हुआ है, और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कोई भी पूछे कि इन 8 ग्रहों में से कौन सा ग्रह जिसको नीला ग्रह कहा जाता है, उसको पृथ्वी को ही कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी ही हमें देखने को मिलेगा, बाकी कुछ ही हिस्से पर हमें ज़मीन देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में नज़र डाल लेते हैं। चंद्रमा के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। ठीक है, और वो है कौन, चंद्रमा है, वो भी सिर्फ एक ही है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के, ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। ठीक है, और ये हमसे, चंद्रमा जो है, हम जो पृथ्वी की, जिस
पृथ्वी पर हम हैं ना, ठीक है, वहाँ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी कि इस तरह से आपको बताने की कोशिश की है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब ये जो दूरी है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है, इसलिए कोई भी इस पर सवाल ना उठाए, क्योंकि कहीं कहीं पे आप सर्च मारोगे थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा होता है वही सर्वोपरि माना जाता है। एनसीईआरटी की ही आपको माननी पड़ती है। मैंने यहाँ पर जो भी लाइनें लिखी हैं वो कहीं गूगल से सर्च करके नहीं ऐड किया है। चैप्टर को अच्छे से एक एक लाइन को रीड करके उसको छोटे छोटे नोट्स में तब्दील करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सही है क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। उसके बाद है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए थे। खैर इन्होंने भी कुछ गड़बड़ करी थी क्योंकि ये इनकी पूरी टीम गई थी और इनका जो लीडर था वो पृथ्वी पर पहला कदम रखने वाला था, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एकदम से धक्का देके उनको पीछे करके खुद ही वो चंद्रमा पर उन्होंने पहला कदम रख लिया था और इस वजह से इनका नाम जो है वो इतिहास में लिख गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ये पहले व्यक्ति थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने धोखाधड़ी करके ये काम किया था। उसके बाद आता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। याद रखना कि चंद्रमा जो होता है वो हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है, ठीक है। चंद्रमा क्या करता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है और वो 27 दिन में ही पूरा कर लेता है। यानी कि जब ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है तो अपने आसपास भी ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा होता है, साथ साथ में दो काम कर रहा होता है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा होता है और साथ साथ में पृथ्वी के और पास भी घूम रहा होता है, तो टोटली 27 दिन में दोनों काम कर लेता है, ठीक है। और हमें नोट करने वाली चीज़ मिलती है, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत कर लेंगे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रकाश की गति वाला सवाल भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो वो 3 लाख, सीधा 3 लाख याद रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन फिर भी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगा देता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम तक पहुँच जाता है, सूर्य की किरण जो है वो कब तक पहुँच जाती है पृथ्वी पर, तो वो 8 मिनट में पहुँच जाती है आराम से, ठीक है। उसके बाद हम उपग्रह की बात कर लेते हैं। अभी हमने बोला कि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, तो उपग्रह क्या होते हैं उसके बारे में लिखा है कि एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों में इन्होंने सीधी सी बात करी है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उपग्रह वे होते हैं जो कि सभी ग्रहों के चक्कर लगाते हैं जिस तरह से ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा क्षुद्र ग्रह के बारे में बातचीत कर लेते हैं। असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटा, आप छोटा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्षुद्र का मतलब छोटा होता है। तो छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब हो जा रही है बार ठीक है। क्षुद्र का मतलब छोटा होता है, तो क्या कह सकते हैं कि असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आगे है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, मंगल खास तौर पर, देखो बहुत सारे ग्रह हैं लेकिन उनमें से मंगल और बृहस्पति ये दो ही ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी कक्षाओं में हमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं, लेकिन बहुत साल पहले विस्फोट के बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। ये बोला गया है कि जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं ना, ये ग्रहों के ही हिस्से थे, लेकिन जब ये इन ग्रहों में टकराव हुआ और ये टूट गए तो ये छोटे छोटे टुकड़े क्या थे, ये ग्रहों से अलग हो गए थे। हाँ जी, मेरा गला खराब होना था माफ़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि उल्का पिंड किसे कहते हैं तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े,
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, आकाश गंगा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आकाश गंगा वो होती है जिसमें करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैसें होती हैं। याद रखना, आकाश गंगा और सौरमंडल में फ़र्क है। सौरमंडल में सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में पाई जाती हैं वो सौरमंडल होता है। लेकिन अगर आकाश गंगा की ही स्पेशली पूछा जाता है तो उसमें तारे, बादल और गैस, ये तीन चीज़ें जिस जगह पर पाई जाती हैं, जिसमें तारे होते हैं, बादल होते हैं और गैसें होती हैं, उसको आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगा तो हज़ार बार सुना होगा, लेकिन आकाश गंगा को मिल्की भी कहा जाता है। और जब पेपर में सवाल पूछेगा ना, मिल्की ही डालेगा, क्योंकि उसके पता है कि बच्चे इस वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। तो मिल्की क्या होती है? मिल्की को आकाश गंगा भी कहते हैं, जिसमें करोड़ों तारे, बादल और गैसें होती हैं। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब आकाश गंगा एक छोटी सी चीज़ ही है जिसमें भी अंदर छोटी छोटी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ। सबसे पहले पृथ्वी आती है, पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल आता है, सौरमंडल के ऊपर आकाश गंगा आती है, और आकाश गंगा जो है वो आकाश गंगा से भी ऊपर ब्रह्मांड आता है, यानी कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। ठीक है, ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, फिर छोटी आकाश गंगा आती है, फिर सौरमंडल का सारा कुछ सामान आता है, और उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। यानी कि ब्रह्मांड कितना है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका अभी कि ब्रह्मांड कितना है। कितनी चेकिंग, कितना सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो ली गई है, पता नहीं अभी ये होगी नहीं यहाँ पर। मैंने ये वाली जो फ़ोटो है ना, ये वहीं से ली हुई है, किताब से ही खींची हुई है। तो इसमें फ़ोटो जो है ये गलत तरीके से यहाँ पे हो चुकी है, अभी ये शायद ठीक ना हो। एक मिनट रुकिए, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये पिक्चर अभी एडिट नहीं हो पा रही है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। ठीक है, ये तीन कुछ पिक्चर खींची हुई मैंने, किताब की पिक्चर है, और इसमें ये वाली जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, आराम से करवाऊंगी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने नोट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, चाहे वो ब्रैकेट में दी हुई थी, चाहे वो साइड में जो एकदम बॉक्स बना के देते हैं, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। ठीक है, हर चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट में बताने की कोशिश करी है, ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती रहती हूँ, ऐसे नहीं मैं यूट्यूबर हूँ या मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती रहती हूँ, और इसीलिए मैंने बहुत ही ध्यान से अपने लिए भी नोट्स बनाए हैं, ताकि मैं आपको प्रोवाइड ये कर सकूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पूरा चैप्टर ये क्लियर हो चुका, जितनी चीज़ें थी मैंने सारी इसमें कवर कर दी हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, याद करने में आसानी हुई हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप ये अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो फिर आगे चल के मेरा चैनल जो है वो अच्छा सा ग्रो कर पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, हम लोग चैनल चला रहे हैं तो ग्रो तो करवाना ही पड़ेगा। सो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।